My name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीके डिस्कस करेंगे अप्रैल वीक 4 के लिए। दिस इज ऑब्वियसली रेलेवेंट फॉर द क्लैट एग्जाम जो इस साल 2023 के दिसंबर में होने वाला है, राइट। एज यूजुअल हमारा प्रोसेस सिमिलर रहेगा। एक हफ्ते के मैं आपको इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स बताऊंगा, फिर उन टॉपिक्स पे हम जो जनरेट हो सकते हैं क्वेश्चंस वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आंसर्स बताऊंगा मैं आपको। क्विकली टॉपिक्स देखते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल कुछ 16 से 18 टॉपिक हैं। एनजीओ एफसीआरए वायलेशन के लिए बुक किया। इसरो ने एक और लॉन्च किया है PSLV C55 का। पॉपी और कैनबिस पे जो सेंटर के प्लान्स हैं। यमुना का रिवाइवल, उस पे एक अलग एक इनिशिएटिव। US सुप्रीम कोर्ट ऑन अबॉर्शन, आई थिंक वेरी रेलेवेंट फॉर द US पॉलिटिक्स। वेलफेयर लॉ फॉर गिग वर्कर्स इन राजस्थान। नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, नॉर्थ ईस्ट में एक नया ट्रोइका एस्टैब्लिश होता है इंडिया, जापान और बांग्लादेश के बीच में। EU का क्रिप्टो लीगलाइजेशन लेजिस्लेशन। फैक्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट स्पेशली इन तमिलनाडु। वाइब्रेंट विलेजेस का प्रोग्राम। मलेरिया जो है नोटिफाई हो जाता है एज ए डिजीज। इंडियंस को सूडान से इवैक्यूएट किया गया। डिफेमेशन सूट जो है स्वामी जी के अगेंस्ट 2014 में फाइल हुआ था, उस पर एक अपडेट हुआ है। जीनोम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। महानदी का जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है। न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज इन इंडिया। आशा का एक प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है, जो मध्य प्रदेश में इनफैक्ट 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, उस पर थोड़ा सा अपडेट और नंबर्स हैं इसमें। एंड फाइनली रेस्लर्स केस, जिसपे एक अपडेट आया है इस हफ्ते अबाउट एन FIR बीइंग फायर्ड, राइट। तो इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्विकली, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक कंसिडर करते हैं एनजीओ जिसको FCRA वायलेशन के अंडर बुक किया गया, राइट। और लाइफ एनजीओ है ये, विच इज लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। ऋत्विक दत्ता इसके फाउंडर है। उनके ऑर्गेनाइजेशन और CBI ने इनके अगेंस्ट केस किया है कि आपने FCRA प्रोविजंस को वायलेट किया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको आपने वायलेट किया है, राइट। सो ऑब्वियसली इस पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ऋत्विक जी जिनको अरेस्ट किया गया वो एक वेल नोन लॉयर है, कौन से फील्ड में वो एक लॉयर है, और कौन सा एक फाउंडेशन है जो यूरोप में बेस्ड है, एंड विच इज अलेज्ड कि $1,20,000 जो है उन्होंने EJ विच मींस अर्थ जस्टिस को उन्होंने उन्होंने फनल किए हैं, रूट किए हैं थ्रू लाइफ फाउंडेशन। नंबर 3 एलिगेशंस के मुताबिक अर्थ जस्टिस और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में एग्जिस्टिंग कोल प्रोजेक्ट्स के अराउंड जो है नेगेटिव पब्लिसिटी करना चाहते हैं, उनको नीचे लाना चाहते हैं, उनको विड्रॉ करवाना चाहते हैं। तो ये कौन सी ये एनजीओ है। FCRA का फुल फॉर्म, ऑब्वियसली यू गाइस शुड नो दिस। When was the FCRA Act of 2010 amended, right? तो इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था? और काफी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है क्योंकि इसके बाद जो है काफी रूल्स चेंज हो गए फॉर नॉन प्रॉफिट्स एंड फॉर प्रॉफिट्स दैट रजिस्टर और रिमेन अनरजिस्टर्ड। फिर अगला जो क्वेश्चन मैंने उठाया वो है कि अमेंडेड रूल्स के अगेंस्ट अंडर FCRA रजिस्टर्ड प्रॉफिट जो है, नॉन प्रॉफिट जो है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बुक करने पे एक लिमिटेशन आ जाती है। कितना परसेंटेज ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन दे बुक एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? बेसिकली ट्रैवल, जो होटल के हैं चार्जेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड इन सब चीजों को, फूड
इन सब चीजों को जो यूजुअली एनजीओ में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को ला करके वो लोग ले जाते हैं, तो वो वाले एक्सपेंसेस को लिमिट कर दिया है इस नए अमेंडमेंट ने। तो कितने परसेंटेज तक लिमिट किया है। एंड फाइनली कौन सी ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एफसीआरए वायलेशन में कुछ दिन पहले ही एफसीआरए रजिस्ट्रेशन उनका रिजेक्ट किया था, और अब उनको उस पर सीबीआई इंक्वायरी भी बिठाई गई है, राइट। बहुत बड़ा नॉन प्रॉफिट है। सो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो आंसर्स देखेंगे। मिस्टर ऋत्विक दंता एक बहुत बड़े बहुत फेमस एनवायरमेंटल लॉयर है। यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन वैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ईजे के थ्रू जो है, ईजे और लाइफ फाउंडेशन के थ्रू जो है 1,20,000 $120,000 फनल करने की कोशिश कर रही है, ऐसा एलिगेशन सीबीआई का है। सैंडलर फाउंडेशन और अर्थ जस्टिस जो है, अकॉर्डिंग टू द एफआईआर एलिगेशंस, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में कोल एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड कोल प्रोजेक्ट्स को वो टेक डाउन करना चाहते हैं। एफसीआरए ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट को 2020 में अमेंड किया गया। 2010 का एक्ट है ये, इसको 2020 में अमेंड किया गया। इसमें काफी चेंजेस आए। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी मैं टॉपिक पे इंपॉर्टेंट रिसर्च लिंक्स है वो मैं आपके लिए सेव करके रख रहा हूँ, राइट। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट दोस चेंजेस आर, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और साइन अप कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट आंसर, अंडर अमेंडेड रूल्स किसी एफसीआरए रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट को केवल 20% ऑफ इट्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, राइट। तो ये कैप लगा दिया है। और ऑक्सफैम इंडिया वैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया, और उन पे अब एक इंक्वायरी भी बिठाई है सीबीआई की, राइट। सो दैट्स दोस आर आंसर्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पीएसएलवी का लॉन्च, पीएसएलवी C55, द मिशन नंबर इज C55। आई टेल्स यू कितने पीएसएलवी के कितने मिशन हुए हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है इससे। तो बेसिकली इसरो ने लॉन्च किया है पीएसएलवी का, और इस लॉन्च में इसरो ने जो है 2 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स टेलियोस 2 और लुमिनाइट 4 को स्पेस में लॉन्च किया, और उसके बाद अपने भी कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए हैं, कुछ स्टडीज उन्होंने कंडक्ट किए थे, बट इट वाज लार्जली अ कमर्शियल लॉन्च, राइट। सो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अबव मिशन वाज अ डेडिकेटेड कमर्शियल पीएसएलवी मिशन। तो ये कमर्शियल एंटिटी कौन सी है, राइट, जो करती है इसरो की कमर्शियल एंटिटी। और इन दोनों सैटेलाइट्स में टेलियोस 2 और लुमिनाइट 4 में से एक सैटेलाइट जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने को डेवलप किया है, राइट। तो वो कौन सी सैटेलाइट है, और ये पीएसएलवी का कितना नंबर फ्लाइट है, और इन टर्म्स ऑफ डेडिकेटेड कमर्शियल मिशंस, ऐसा ये पहला डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन जो है कौन से साल में हुआ था, और तब हमने इस कंट्री के 13 सैटेलाइट्स को हमने ऑर्बिट पे भेजा था। एंड फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस थ्रू इसरो हैज लॉन्च्ड इन टोटल हाउ मेनी सैटेलाइट्स फॉर हाउ मेनी कंट्रीज, राइट। क्योंकि ये कमर्शियल आर्म है, तो इसका काम ही यही है कि जब एक बार आपके पास एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है उसको कमर्शलाइज करे, राइट। सो पीएसएलवी को यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है टू लॉन्च अदर सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो कितने किए हैं इंडिया ने? तो आंसर है द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज द कमर्शियल एंटिटी जो ऐसे कमर्शियल एक्टिविटीज को फोर्सी करती है। इसरो जो है ज्यादातर रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। लुमिनाइट 4 जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और स्टार लैब्स के साथ को डेवलप किया था उन्होंने लुमिनाइट 4 को। और ये जो मिशन है वो 57th मिशन है पीएसएलवी का। इनफैक्ट 16th ऐसा मिशन है जिसमें पीएसएलवी के कोर ऑटो कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन यूज हुआ है, राइट। और ऐसा पहला डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन जो है 28 फेब 2021 की बात है, जब हमने यूएस के लिए 13 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। तो आप देख सकते हैं 13 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, पहला कमर्शियल मिशन था। और अब जो है हम सिंगापुर के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट दिस इज द 57th मिशन फॉर द पीएसएलवी। और इन टोटल जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस थ्रू इसरो हैज लॉन्च्ड ऑलमोस्ट 424 सैटेलाइट्स फॉर 34 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। ये पिछले दो एक साल की बात है, राइट। सो इट्स अ वेरी प्राउड सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इसरो इज एबल टू डू दिस। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेंटर ने जो है पॉपी कैनबिस पे जो है ड्राइव प्लान किया है। क्रैकडाउन ऑन ड्रग्स की बात है। इतना सारा इन्होंने 89,000 फुटबॉल फील्ड्स की जितना जो है उन्होंने पॉपी और कैनबिस जो है डिस्ट्रॉय भी किया है पिछले कुछ सालों में।
तो यूनियन मिनिस्ट्री के का ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक जो है इंडिया को ड्रग फ्री बना दिया जाए। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया की ड्रग पॉलिसी जो है कौन सी एक्ट गवर्न करती है। और obviously this act was a fallout of first India being a signatory to the UN single convention on narcotic drugs। तो ये कब इंडिया ने साइन किया था? इंडिया ने जो है एक और कन्वेंशन जो है रैटिफाई किया था, साइन करके रैटिफाई किया था, विच इज यूएन कन्वेंशन नॉट जस्ट ऑन ड्रग्स बट ऑन इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो ये कौन से साल की बात है? और कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि स्टेट्स शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट, है ना, टू प्रोटेक्ट, प्रोहिबिट रादर इन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये सब लिखा गया है? एंड फाइनली प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रेड इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का जो एक्ट है वो कब पास किया था? दिस इज नॉट द एक्ट which governs the drug policy. This is an act which governs the trade, illicit trade. Right? So answer है Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985। और ये हमने साइन किया था, ये हमने एक्ट पास किया था आफ्टर signing and ratifying two conventions, right? UN conventions. First one was in 1961 जब हमने UN Single Convention on Narcotic Drugs पास किया था, साइन किया था। और फिर हमने 1988 में UN Convention on Illicit Trade in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances हमने ये भी ratify किया। तो so chronology समझिए, 61 then 85 and then 88। then Article 47 वो ऐसा आर्टिकल है जो बोलता है कि भाई the state should prohibit intoxicating drinks and drugs that are harmful to health। तो स्टेट की ड्यूटी है, इसी वजह से स्टेट्स जो है प्रोहिबिशन भी इम्पोज कर पाते हैं। और 1988 की बात है जब after we attended and ratified that convention in the UN, we came back and we passed a bill which is prevention of illicit trade in narcotic drugs and psychotropic substances, right? Also known PIT, NDPS। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है यमुना का रिवाइवल। एक कल्चरल पुश दिया है यमुना रिवाइवल के लिए। सो बेसिकली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हैज इज होस्टिंग प्रोग्राम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इन दिल्ली। और इस प्रोजेक्ट का नाम है रिवराइन कल्चर्स ऑफ इंडिया। और ये 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और ये अब जो है यमुना पे फोकस कर रहा है। तो इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है रिवराइन कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये कितने रिवर्स पे फोकस करती है इंडिया के? और इन रिवर्स के अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इट होप्स टू आल्सो रिवाइव द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ विच मिथिकल रिवर, है ना। और क्योंकि हम मैथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो कौन सा मिथोलॉजी के हिसाब से ये जो मिथिकल रिवर है वो गंगा और जमुना से एक जगह जाके मिलती है, राइट। और वो जगह बहुत पावन, बहुत पायस, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, मेजर पिलग्रिमेज पॉइंट भी है। तो वो कौन सी जगह है, राइट। एंड जमुना को जो है ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर किया था एक ऑर्गेनाइजेशन ने, 2015 की बात है। अभी भी काफी बुरी हालत है गंगा की। इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट क्रिटिक्स सेज कि ये कल्चरल इवेंट्स कर रहे हो आप, बट is it really safe because the Yamuna is so poisonous, it might even harm those people who are attending those functions, right? So तो ये 2015 में इसको ऑलमोस्ट डेड किस ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया था। और तेलुगुस का ऐसा एक 12 दिन का फेस्टिवल है जिसमें वो गंगा को विजिट करते हैं और गंगा में अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, गंगा की और अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। तो इस 12 दिन के फेस्टिवल का नाम बताइए। तो रिवराइन कल्चर जो है इंडिया के 6 रिवर्स पे फोकस करता है। 3 नॉर्दर्न रिवर्स है, गंगा, यमुना और सिंधु। 3 सदर्न रिवर्स है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। और इन 6 के अलावा वो मिथोलॉजिकल रिवर सरस्वती को भी इंपॉर्टेंस देती है, राइट। और मिथोलॉजी के हिसाब से ही प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज में ही संगम, त्रिवेणी का संगम होता है, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती जो है तीनों मिलते हैं और काफी उसको पावन स्थल माना जाता है। और 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने जो है यमुना को ऑलमोस्ट डेड घोषित कर दिया था। और 12 दिन का जो फेस्टिवल तेलुगुस मनाते हैं, जिसमें वो गंगा और अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, उस फेस्टिवल का नाम है पुष्करुलु, राइट। पुष्कर के नाम से डिराइव है ऑब्वियसली।
आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट अडॉप्शन पे उन्होंने अपना नया स्टांस चेंज किया है, राइट। इट्स वेरी टॉपसी टर्वी टॉपिक। पिछले एक साल में काफी कुछ हुआ है। तो अभी खबर ये है कि उन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में जो है अबॉर्शन के लिए एक जो पिल होता है, उस पिल को अलाउ कर दिया है, राइट। तो लोअर कोर्ट में डिसअलाउ हुआ था, तो उस पिल को अब अलाउ कर दिया। तो तकरीबन अगले एक साल के लिए ये ड्रग, ये पिल जो है, कैन बी यूज्ड, कैन बी सोल्ड इन द यूएस। कुछ स्टेट्स में ये अंडर प्रिस्क्रिप्शन रहेगा और कुछ स्टेट्स में वो बिक सकता है, राइट। सो दैट्स द टॉपिक। इस पे क्वेश्चंस क्या है कि इस पिल का नाम बताइए, इस पिल का मैन्युफैक्चरर बताइए, इस पिल को एक और पिल के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं फॉर पर्पस ऑफ अडॉप्शन अबॉर्शन, तो दूसरे पिल का नाम बताइए। एंड विच 1873 का एक लॉ है जिसको प्रिवेंट करता है फॉर फ्रॉम सेंडिंग ऑब्सीन, लूड और लैशिवियस मटेरियल, राइट। मेल के थ्रू ऐसा घिनौना, लूड तरीके का मटेरियल आप भेज नहीं सकते हो। ये एक पर्टिकुलर बिल 1873 का लॉ है जो बोलता है। और इसी लॉ के अंडर जो है अबॉर्शन पिल्स और अबॉर्शन का जो मेडिसिन है उसको कुछ स्टेट्स में प्रोहिबिट, कुछ स्टेट्स के अगेंस्ट जो है उन पे चार्ज भी किया गया था। तो ये कौन सा एक्ट है, ये कौन सा लॉ है? और फाइनली बात मुद्दे पे आए तो अबॉर्शन पे एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया था जून 2022 में। और जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर लैंडमार्क केस के वर्डिक्ट को क्वेश्चन करके उसको रिवर्स किया था। तो उस लैंडमार्क केस का नाम बताइए। और इस लैंडमार्क केस में ही जो है अबॉर्शन अलाउ किया गया था। तो इसका रिवर्स करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है हटा दिया था, राइट। सो नाउ दैट्स द केस, दैट्स द सिचुएशन इन द यूएस। एंड फाइनली करंटली अगर पोजीशन ऑन अबॉर्शन की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। तो कितने स्टेट्स में अबॉर्शन जो है मेडिकल अबॉर्शन लीगल है और कितने स्टेट्स में जो है इट मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर, राइट। यानी कि आप किसी क्लिनिशियन पास जा सकते हैं, डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी है, तभी आप अबॉर्शन कर सकते हैं। तो ये क्या स्प्लिट है अमंग्स द 50 स्टेट्स इन द यूएस? तो आंसर देखेंगे तो मिफेप्रिस्टोन इज द ड्रग व्हिच इज यूज्ड फॉर अबॉर्शन, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। इस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है वो डैमको लेबोरेटरीज। और इन मोर देन 50% ऑफ ऑल अबॉर्शंस इन द यूएस दिस ड्रग इज यूज्ड अलोंग विद मिसोप्रोस्टॉल, राइट। तो ये दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है। कॉमस्टॉक एक्ट वो सा एक्ट है जिसमें जो मेल में जो है ऐसे ल्यूड और घिनौनी चीजों को भेजने को मना करता है, राइट। कॉमस्टॉक एक्ट ऑफ 1873। रो वर्सेस वेड वो लैंडमार्क केस था जिसने अबॉर्शन को लीगलाइज किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, विच मींस 2022 की बात है, एक साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस रो वर्सेस वेड वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, रिवर्स कर दिया था, which means abortion is no longer allowed in the US. It's only allowed for, medical abortions are allowed in 21 states in the US, and 14 states allow it if prescribed by a doctor, right? So which means the remaining 17 states do not allow abortion. So ये बहुत बड़ा मुद्दा है यूएस के पॉलिटिक्स में भी। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। राजस्थान ने जो है विद 6 months टू गो उन्होंने काफी जोर लगाया है गिग वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर लॉ लाने का। घोषित किया था पहले और फिर अब उस पर जुटे हुए हैं कि इस लॉ को, इस बिल को जो है पास किया जाए जल्दी से जल्दी स्टेट में। तो सवाल है इस पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर गहलोत ने जो है ये कब अनाउंस किया था कि हम ये बिल पास करेंगे। नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से गिग इकोनॉमी जो है, इंडिया का गिग वर्कफोर्स जो है, कितना बड़ा हो जाएगा 2029-30 तक। और इस नीति आयोग रिपोर्ट का नाम बता दीजिए जिसने ये भी बात कही है कि गिग वर्कर्स जो है वो आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म अबाउट 6.5-6.7% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स बाय द ईयर 2029-30, राइट। सो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयर होगा गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म जो कंपनीज है। तो ये नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट में आई थी, राइट। और ड्राफ्ट जो बिल राजस्थान पास कर रहा है उस बिल के हिसाब से एक वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी। ये कौन सी इंस्टीट्यूशन होगी? और लेबर सेक्रेटरी जो राजस्थान के स्टेट के हैं विकास सीताराम भाजी,
सॉरी विकास सीताराम भाले, इनके हिसाब से बिल में जो है एक सेस चार्ज करने की बात भी करी है, वेलफेयर सेस ऑन कंज्यूमर्स। तो ये कितना परसेंटेज चार्ज करेंगे, राइट? और बिल के हिसाब से ये जो जो प्रपोजल है इस बिल में, ये एक इम्प्रूवमेंट है किसी दूसरे एक लॉ के, किसी दूसरे एक्ट के, जो ऑल्सो वर्कर्स के वेलफेयर को प्रमोट करता है। ये कौन सा एक्ट? तो आंसर देखेंगे। अशोक गहलोत जी ने जो है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने बजट स्पीच में अपने, फरवरी की 2023 की बात है, 3-4 महीने पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था कि हम ये गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर एक्ट हम पास करेंगे, और जुटे हुए हैं अभी इसी चीज के लिए, राइट? और नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो है इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, और इसी रिपोर्ट ने ये बात बोली है कि भाई 2020 29-30 तक गिग का वर्कफोर्स जो है, गिग इकोनॉमी का वर्कफोर्स तकरीबन 2.35 करोड़ होगा, विच विल फॉर्म अबाउट 6 to 6.7% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। और ये जो बिल है, इस प्रपोज बिल में एक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जो इनके लिए पेंशन वगैरह देगा, जो इनकी मांगे सुनेगा, इनके डिस्प्यूट्स हैंडल करेगा, राइट? सो दैट बॉडी इज गोइंग टू बी सेटअप। और उस बॉडी को सेटअप करने के लिए इस लॉ में एक प्रपोजल है, इस बिल में एक प्रपोजल है कि हम 1% सेस चार्ज किया जाएगा किसी भी ट्रांजैक्शन पे गिग इकोनॉमी के, सो दैट इट विल बी गोइंग इनटू फंडिंग द प्लेटफॉर्म, द वेलफेयर बोर्ड। इस वेलफेयर बोर्ड के लिए बाय द वे राजस्थान गवर्नमेंट ने सीड फंड 200 करोड़ का दे दिया है, राइट? बट ऑनगोइंग एक्सपेंसेस के लिए ये सेस काम आएगी। और लेबर सेक्रेटरी जो है, उनके हिसाब से ये लॉ जो राजस्थान असेंबली पास करेगी, ये बहुत सिमिलर टू प्रीवियस लॉ कॉल्ड माथाड़ी कामगार एक्ट 1969 का ये एक्ट है। और इसी के कुछ प्रोविजंस को अपडेट करके ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, ये बिल बनाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। न्यू ट्रॉइका इन नॉर्थ ईस्ट में 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, और उसमें एक ड्रामेटिक चेंज हो रहा है। बट ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि वहां पे एक काफी बड़ा पोटेंशियल है ऑफ इंडिया कोलैबोरेटिंग विद बांग्लादेश एंड जापान, राइट? तो इन तीनों का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप बन सकता है, राइट? सो दैट इज द टॉपिक। टॉपिक पे क्वेश्चंस देखते हैं क्या बन रहे हैं। अप्रैल 2023 में इंडिया और जापान का तीसरा इंटेलेक्चुअल डायलॉग हुआ, राइट? तो ये कौन सी जगह, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में हुआ? थर्ड इंडिया जापान डायलॉग जो है कहाँ होस्ट हुआ था? और ऐसा डीप सी पोर्ट बताइए जो बांग्लादेश में है, जो जापान के असिस्टेंस से बनाया जा रहा है, और इसको ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा 2027 तक, राइट? सो जापानीज इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग इनटू मेकिंग दिस डीप सी पोर्ट। ये कौन से लोकेशन पे है? जापान के एम्बेसडर का नाम बताइए टू इंडिया। और इंडिया और बांग्लादेश जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, व्हिच इज कॉल्ड द बिम्स्टेक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट? तो बिम्स्टेक में इंडिया और बांग्लादेश के अलावा कितने और कंट्री मेंबर्स हैं, राइट? So the third Asia, third India-Japan intellectual dialogue was hosted by the Asian Conference ASCON, and it was hosted in the city of Agartala in Tripura. और जापान ने जो है कंस्ट्रक्शन का फंडिंग दिया है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ डीप सी पोर्ट इन मातारबारी। और जापान के जो एम्बेसडर है हिरोशी सुजुकी है, जो इंडिया जापान जापानीज एम्बेसडर टू इंडिया है। और इंडिया और बांग्लादेश के अलावा 5 और कंट्रीज है जो बिम्स्टेक के मेंबर्स है। दीज 5 कंट्रीज आर भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड मलेशिया, सॉरी एंड थाईलैंड। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ईयू ने जो है नया क्रिप्टो रजिस्ट्रेशन पास किया है, विच इज कॉल्ड, शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड द माइका, और मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। इसके अगेंस्ट, इसके अंदर जो है, इट्स ट्राइंग टू रेगुलेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉइन्स एंड प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर अलाउइंग दीज कॉइन्स एंड एक्सचेंजेस टू हैपन। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेशन पास करिए, तो इंडिया भी काफी कुछ सीख सकता है इससे।
बट क्योंकि क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन ऑब्वियसली विल बी ऑन द रीसेंट लास्ट 1 year विच हैज बीन टेरेबल फॉर क्रिप्टो। तो कौन सी क्रिप्टो करेंसी कोलैप्स कर गई पूरी तरह, ऑलमोस्ट 40 बिलियन का लॉस हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 99% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द करेंसी वाज लॉस्ट। और जितने भी इन्वेस्टर थे उनका पैसा तो डूब ही गया। और एक कौन सी क्रिप्टो एक्सचेंज थी जो 2022 में कोलैप्स कर गई। और ये जो माइका एक्ट है, द मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स एक्ट है, ये कॉइन्स और टोकन्स वगैरह को ये रिकॉग्नाइज करता है। ये उन टाइप के एसेट्स को, क्रिप्टो एसेट्स को और ट्रेडेबल एसेट्स को इन इन फाइनेंशियल टोकन्स, उनको ये रिकॉग्नाइज करता है, बट किस टाइप के एसेट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और यूनियन बजट में जो है, इंडिया की बात करें तो यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है एक टैक्स इंपोज किया ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये कितना परसेंटेज टैक्स उन्होंने लागू किया है। और इंडिया में जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेस्ड ऑल ट्रांजैक्शंस अंडर द परव्यू ऑफ विच यू नो विच ऑर्गेनाइजेशन, विच एंटिटी, राइट। तो आंसर देखेंगे। जो क्रिप्टो करेंसी कोलैप्स हुआ था वो था टेरा लूना। और बीटीएस इसका इसका दूसरा पेग्ड करेंसी था, राइट। और which of the following is a crypto exchange that collapsed? Well, that was FTX. In fact, last year CLAT में FTX के बारे में क्वेश्चन भी आया था। सैम फ्रीडमैन बैंक्स जो है FTX के फाउंडर है, उनके बारे में भी क्वेश्चन आया था। Which of the following digital assets will MiCA not cover? It will not cover non-fungible tokens. It will not cover all those assets which are central bank covered currencies, right? Digital currencies, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ऑलरेडी रेगुलेटेड है, तो उन पे ये लेजिस्लेशन जारी नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ये प्राइवेट फोरम्स के लिए, प्राइवेट एंटिटीज के लिए इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। यूनियन बजट में जो है 30% का टैक्स इम्पोज किया है ऑन any income that is generated from transfer of virtual digital assets। और 2023 की मार्च में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल डिजिटल ट्रांजैक्शन, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के सारे ट्रांजैक्शंस को पीएमएलए के परव्यू के अंदर डाल दिया है कि हम इस पे स्टडी करेंगे कि ये बाय यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज आर पीपल लॉन्डरिंग मनी और नॉट, राइट। सो पीएमएलए एक्ट के अंदर उसको ले आए। अमेंडमेंट टू फैक्ट्रीज एक्ट है नया टॉपिक। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो है ये अमेंडमेंट पास किया पहले, वॉइस वोट से पास अमेंडमेंट को पास भी करवा दिया असेंबली में, बट फिर स्टालिन जी ने जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट के डिसीजंस को ऑन होल्ड डाल दिया, राइट। व्हिच मींस इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एक्ट जरूर पास हो गया बट इम्प्लीमेंट नहीं किया है, राइट। सो इस एक्ट पे क्वेश्चन जो बन रहे हैं, दिस एक्ट प्रपोजेस टू अमेंड द विच एक्ट, तमिलनाडु फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ विच ईयर। और जो ये अमेंडमेंट है वो एम्प्लॉयज को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है वर्किंग कंडीशंस के लिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इट अलाउज देम टू वर्क ईदर फॉर 6 days, अर्लियर इट वाज 8-hour shifts, right, and 6 days, and now it's supposed to be giving them the option where 4 दिन भी काम कर सकते हो, बट आपको फिर हर रोज you will have to work how many hours, right? And how, which sectors does this amended act apply to? और amended act के अंडर जो है total number of working hours in a week कितने होने चाहिए, which is kind of something that they made sure that it doesn't change। और ये सारे जो amendment पास कर रही है तमिलनाडु की गवर्नमेंट, in fact a lot of governments are actually trying to pass these kind of amendments। It's because लेबर लॉस पे एक चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है। लेबर कोड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं सितंबर 2020 में, और ये कोड्स जो है they've given the states the flexibility to legislate on these laws। अपने बनाइए, अपने रूल्स खुद बनाइए, और इन कोड्स को लागू कीजिए। और इन कोड्स को लागू करने से 29 पुराने लेबर लॉज, आउटडेटेड लॉज जो है रिप्लेस हो जाएंगे, राइट। तो ये कितने लेबर कोड्स इन्होंने नोटिफाई किए सेंटर, राइट। सो आंसर इज तमिलनाडु फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1948 का है, जिसको अमेंड किया जा रहा है। और अब जो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है वो है कि 4 दिन काम कर सकते हैं वर्कर्स, बट दे हैव टू वर्क 12 hours एवरी डे, राइट। व्हिच मींस द टोटल कैप फॉर अ वीक बिकम्स 48 hours। ये जो एक्ट है ये सब इंडस्ट्रीज पे अप्लाई नहीं होता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री,
नॉन लेदर शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स पे ये एक्ट लागू होगा। और फाइनली सेंट्रल ने जो है सितंबर 2020 में 4 लेबल कोड नोटिफाई किए हैं। टू नो मोर अबाउट दिस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, साइन अप करते ही आपको इस पे एक्स्ट्रा रिसर्च के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये वीवीपी जो है which aims to develop infrastructure, open up collaboration, and specifically VVP जो है border areas पे villages को develop और sustainable बनाने के लिए है, along especially the border with China जो काफी fractious है अभी। और ये विलेज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है गतिशक्ति प्रोग्राम के साथ, मेगा प्रोजेक्ट के साथ में ये लॉन्च इंटीग्रेट किया जाएगा, राइट। तो इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों पे क्वेश्चन पूछेंगे। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन कितना है, इसको लॉन्च किसने किया था और कौन से स्टेट में किया था, और इस प्रोग्राम में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में जो है, आई थिंक क्वेश्चन गलत आ गया, मेन पेटिशनर्स आया है। I'll tell you what the actual question is. Parliamentary Standing Committee जो है, which pointed towards backwardness, illiteracy, lack of basic facilities and infrastructure. इन्हीं इश्यूज को जो पार्लियामेंटेरियन स्टैंडिंग कमिटी ने हाईलाइट किए थे, इन्हीं इश्यूज को वीवीपी प्रोजेक्ट के थ्रू एड्रेस किया जा रहा है। तो ये स्टैंडिंग कमिटी जो है कौन से साल में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और वीवीपी के अंदर तकरीबन 3000 विलेजेस और को कवर किया जा रहा है इन ऑलमोस्ट 46 ब्लॉक्स एंड 19 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आइडेंटिफाई किए गए हैं ये सारे के सारे विलेजेस, तकरीबन 2967 विलेजेस। तो इसके आंसर्स देखेंगे कि टोटल एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन इस प्रोजेक्ट के लिए, वीवीबी प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 4800 करोड़ है। और ये जो है अमित शाह जी के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और आई थिंक ये क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिए, 1553। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, इन विच ईयर डिड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, ये 2018 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, इन्हीं के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे वीवीपी प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। वीवीपी में जो है तकरीबन 2967 villages under various districts and blocks they've been identified, but these fall majorly in 5 states and 1 union territory. ये 5 states जो है अरुणाचल प्रदेश obviously, but also Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh and the union territory of Ladakh, right? So ये 5 states और union territories हैं जहाँ पे ये वीवीपी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है, पिछले आई थिंक 2 साल से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और क्योंकि हम गतिशक्ति प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वीवीपी जो है इसका एक और एम है, विच इज आल्सो टू प्रमोट सस्टेनेबल इको टूरिज्म, इको एग्री बिजनेस, राइट। तो इस एग्री बिजनेस को किस कॉन्सेप्ट पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, थ्रू कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, एनजीओस वगैरह वगैरह। गतिशक्ति प्रोजेक्ट जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने कब लॉन्च किया था, और इसका जो डिजिटल प्रोजेक्ट है वो कितने मिनिस्ट्रीज को साथ में एक ही जगह पे ला रहा है, ताकि डिलेस ना हो, ताकि कोई गैप्स ना आए। अगर हम एक विलेज को डेवलप करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड बनाना, पानी देना है, बिजली देनी है, तो ये सारे के सारे मिनिस्ट्रीज एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर पाएंगे अंडर द गतिशक्ति प्रोजेक्ट। कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री वो गतिशक्ति के अंडर आ गए हैं अभी, राइट। तो विच इंस्टीट्यूशन अभी वीवीपी प्रोजेक्ट के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सैटेलाइट इमेजेस और जीआईएस मैपिंग दे रहा है ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आर बीइंग टेकन अप अंडर वीवीएस, राइट। सो द आंसर, वीवीपी जो है सस्टेनेबल इको एग्री बिजनेस के लिए कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, 1 विलेज 1 प्रोडक्ट। तो बेसिकली द आइडिया है कि आप एक विलेज है तो 4-5 चीजें मत बनाइए, एक प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए और उस प्रोडक्ट का आप एक्सपर्ट बन जाइए, राइट। सो दैट्स द concept that they are using for sustainable eco agri business. और गतिशक्ति प्रोजेक्ट जो पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, वो किया था अक्टूबर 2021 की बात है। और इट्स अ फिनोमिनल सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि इसके अंडर 16 मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट की, यूनियन मिनिस्ट्रीज जो है वो मिल करके इंटीग्रेटेड तरीके से काम करेंगे, कोई गैप नहीं रहेगा, राइट, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। एंड फाइनली the Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics, or the BISAG,
BISAGN. This is the organization institution which has been roped to provide satellite imagery and GIS mapping of all the projects that are being done under the BVP. So basically इनको सैटेलाइट के थ्रू पढ़ा जाएगा, इमेजरी चेक करी जाएगी और इन पे अपडेट्स दिए जाएंगे बाय दिस इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट टॉपिक, मलेरिया को एक नोटिफाइबल डिजीज के का दर्जा दिया गया. ये जो है अभी रिसेंटली एग्जीक्यूट होगा ये. तो करंटली इसका पोजीशन क्या है, कितने स्टेट्स में ये ऑलरेडी एज अ नोटिफाइबल डिजीज है. ये इंडिया के मिशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, under which India aims to become malaria free by which year and aims to eliminate the disease by which year, right? और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? एशिया पैसिफिक की लीडर्स कॉन्क्लेव जो हुई थी ऑन मलेरिया एलिमिनेशन, रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस करी गई है. इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ होल्ड किया गया, राइट? व्हिच वाज आल्सो यू नो द कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय आवर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर. और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक इंडिया ने जो है इट वाज आई थिंक द बिगेस्ट डिप इन मलेरिया केसेस, राइट? एंड सो what is the percentage decline that we at this country saw from 2015 to 2022, right? So currently malaria जो है 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी नोटिफाइबल डिजीज है, राइट? और ये जो स्टेप है नोटिफाई करने वाला एट अ नेशनल लेवल, इस स्टेप के this very important step towards making India malaria free by 2027 and eliminating the disease entirely by 2030. हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, और इन्होंने जो एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव होस्ट किया था एट न्यू दिल्ली, राइट, ऑन मलेरिया एलिमिनेशन. और हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से मलेरिया के केसेस जो है तकरीबन 85.1% डिप किए हैं from 2015 to 2022, right? So we already have the disease under control. इंडियंस को जो है सुडान से इवैक्यूएट किया जा रहा है. पिछले टॉपिक में हमने देखा भी था, हकी पिकी ट्राइब के तकरीबन 30-40 लोग जो हैं सुडान में फंस गए हैं. अफ्रीका के डिफरेंट जगह जाते हैं वो फॉर मेडिकल एक्सपर्टीज. एंड सो अभी जो है खबर है कि बिकॉज सुडान में एक वॉर चल रहा है, तो इंडियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है थ्रू द पोर्ट, थ्रू बाय वेसल्स. तो ये इनफैक्ट ये इस इवैक्यूएशन के लिए 72 घंटे का एक सीज फायर भी उन्होंने इफेक्ट किया है, राइट? तो इस ऑपरेशन का नाम बताइए और इस ऑपरेशन के अंडर जो है कौन से जहाज में इनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, और इस ऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए एक और जहाज वहां ज्वाइन करती है. इस जहाज का भी नाम बताइए. इनफैक्ट तीसरी भी एक जहाज है, राइट? सो डू go through, research that and find out what's the third vessel called. And according to information, total number of Indians in Sudan is close to what number? Right? कितने लोगों को evacuate करना है इंडिया को? और currently जो war चल रहा है सुदान में, वो सुदान के आर्म्ड फोर्सेस और कौन से ग्रुप के साथ लड़ाई चल रही है, राइट? तो आंसर्स है ऑपरेशन कावेरी नाम है इस ऑपरेशन का. इस ऑपरेशन में INS सुमेधा जो है इंडियंस को पोर्ट सुदान से बाहर निकाल रही है, और रेस्क्यू एफर्ट्स को ऑगमेंट करने के लिए INS तेग भी जो है पहुंच गई है सुदान के पोर्ट सुदान पे पहुंच गई है. और खबरों के हिसाब से, एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 3000 लोग जो है सुदान में इंडियंस फंसे हुए हैं. and they are stuck in a war between the Sudan armed forces and the rapid support forces, RSF, right? और अन्य है कि RSF जो है सुदान के ही हेड ने, सुदान के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही ये रेवोल्यूशनरी फोर्स रखा था अपने पास, और फिर ये स्प्लिंटर ग्रुप हो गया जब उनको आउस्ट किया गया सुदान आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलिट्री कूप में. तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो गई, और अब ये जो है पावर स्ट्रगल में लगी हुई है विद सुदान मिलिट्री और सुदान आर्म्ड फोर्सेस. नेक्स्ट टॉपिक जो है सुब्रमण्यम स्वामी के अगेंस्ट एक डेफेमेशन सूट, और उस पर अपडेट है 2014 में जो ये 2015 में ये डेफेमेशन सूट फाइल किया गया था. इस पे अभी जो है मद्रास के हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई इंजंक्शन वैलिड नहीं है, ये अब ये केस प्रोसीड हो सकता है डेफेमेशन का, राइट? तो 2014 में एक इंटरिम इसमें वर्डिक्ट दिया था एक जज ने, सिंगल जज ने इसको उल्टा किया है, रिवर्स किया है अभी मद्रास हाई कोर्ट में. तो ये क्या चीज थी? और डिवीजन बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात जाहिर करी है कि
जब एक कंपनी की सब्सिडी के बारे में आप कंसिडर करते हो तो उसको विद रिगार्ड टू इट्स ट्रांजैक्शंस पिछले पेरेंट कंपनी के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। और ये जो डेफेमेशन सूट स्वामी के अगेंस्ट फाइल किया जा रहा है, दैट्स बिकॉज ही कमेंटेड अबाउट यू नो द एयरसेल मैक्सिस डील जो 2006 की बात है। तो एयरसेल जो है वो उसके फाउंडर कौन थे, और एयरसेल का जो मैक्सिस का जो डील था वो जब वो सीबीआई इंक्वायरी के अंदर आ गया तो एयरसेल के ओनर ने ये बात कंप्लेन में डाली कि और ऑलमोस्ट 6 साल बाद ये कंप्लेन करी उन्होंने। 2005 छह में बेच के 2011 में उन्होंने कंप्लेन करा कि मुझे फोर्स किया गया था कि मैं अपना स्टेक जो है सेल कर दूं टू मैक्सिस, राइट। और 40 बिलियन का ये सेल था, $40 बिलियन, राइट। तो सुब्रमण्य स्वामी के एलिगेशंस क्या थे इस विषय में, कि उन्होंने ये बोला था कि भाई एक कंपनी कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ द तमिलनाडु पॉलिटिशियंस, उनको जो है 5% का स्टेक एयरसेल में मिला, राइट, इन रिटर्न फॉर फैसिलिटेटिंग दिस दिस डील, ताकि मैक्सिस जो मलेशियन कंपनी है, इंडियन फाउंडेड मलेशियन कंपनी है, वो जो है $40 बिलियन दे करके जो है 74% एयरसेल का खरीद ले, राइट। और इन रिटर्न 5% स्टेक एयरसेल में वो उनको मिल जाएगा, राइट। तो ये कौन से जनाब थे? आंसर इज कि पहले इस केस में स्वामी जी ने एक इंजंक्शन विन कर लिया था जिससे कि ये सूट फाइल नहीं हो सकती थी, बट इसको अब रिवर्स कर दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रेफर करते हुए मद्रास का कोर्ट ने बोला है कि जब एक सब्सिडरी की बात करते हो तो सब्सिडरी को एक इंडिपेंडेंट डिस्टिंक्ट एंटिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, एज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी, राइट। सो इट्स नॉट अ फॉरेन एंटिटी एंड सो इट कैन बी इट कैन फाइल डेफेमेशन सूट इन इंडिया। और एयरसेल के जो फाउंडर है वो शिवशंकरन है। Ananta Krishnan is the founder and owner of Maxis। और सीबीआई में जाकर के शिवशंकरन ने जो है कंप्लेन फाइल करी कि भाई मुझे जबरदस्ती अपना स्टेक सेल करने का पे फोर्स किया जा रहा है। और फिर इस मुद्दे पे सुब्रमण्य स्वामी का जो लीक था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात खुलासा किया कि कार्ति चिदम्बरम है जिन्होंने इससे बेनिफिट पाया है। 5% एयरसेल स्टेक का जो है उन्होंने बेनिफिट पाया है by asking him to invest in companies that are owned by कार्तिक, राइट। सो चिदम्बरम जो है उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस डील पे फाइनल गो अहेड जो है तब तक रोक रखा था अपेरेंटली जब तक इनको 5% ट्रांसफर नहीं हो जाते। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बोला कि हमारा टारगेट था 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स को हम सीक्वेंस कर लेंगे, उसमें से 7,000 जीनोम ऑलरेडी सीक्वेंस हो चुके हैं, उसमें से 3,000 जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल है, राइट। सो इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट पे अपडेट है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कौन से साल में सैंक्शन करी, राइट। और ये प्रोजेक्ट जो है जब किक ऑफ हुआ था तब यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन थे, राइट। अभी तो हम जानते हैं मिस्टर डॉक्टर मानसुख मांडविया है, तो उस टाइम पे कौन थे? और क्योंकि जीनोम की बात कर रहे हैं तो जीनोम का मेन आइडिया इज दैट देयर इज अ डीएनए एंड डीएनए प्रिजर्व्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी, राइट। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अभी इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें बट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है काफी सालों पहले ग्लोबली स्टार्ट हुआ था। तो कौन से साल में साइंटिस्ट ने इस पे काम करना शुरू किया? और इंडिया के कितने इंस्टीट्यूशन है जो इन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पे अभी काम करके इन्वॉल्व है, राइट। तो 16 जनवरी 2020 में ये जीनोम प्रोजेक्ट जो है इंडिया का सैंक्शन किया गया। तब हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन थे। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड ओवर साइंटिस्ट स्टडी करने लगे। और करंटली इंडियन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में जो है तकरीबन 20 इंस्टीट्यूशंस हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अलग अलग टास्क कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, महानदी पे लड़ाई चल रही है। महानदी जब छत्तीस के रिवर के को लेकर के ये एमिनेट होती छत्तीसगढ़ में और इवेंचुअली इसका सारा पानी चला जाता है नेबरिंग उड़ीसा में, राइट। सो इस पे काफी इन दोनों के बीच में राव चल रहा है। और अभी करंटली बराज करके वाटर रोक दिया गया और रिलीज कर दिया गया है। उसके टाइमिंग ऑफ रिलीज के बारे में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पे सवाल उठाए गए हैं उड़ीसा के थ्रू, राइट। तो इस पे इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी है इस टॉपिक का, राइट। सो दोनों चीजें देखेंगे कि महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया है और इसके
इस ट्रिब्यूनल में कौन हेड कर रहे हैं, राइट, इस ट्रिब्यूनल को। वो ही वाज अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये कौन है, और इस ट्रिब्यूनल को कब बनाया गया था, और इस ट्रिब्यूनल को जब बनाया गया था तो उड़ीसा ने कंप्लेन किया था अंडर विच एक्ट, और उड़ीसा उड़ीसा ने जाकर कंप्लेन किया किस बॉडी को, राइट, did they go to the courts, did they go to some other body, right, so इनको कंप्लेन किया जाएगा उड़ीसा ने। तो बेसिकली पूरी क्रोनोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है। और फाइनली, क्योंकि रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो उड़ीसा में, सॉरी, छत्तीसगढ़ में कितने रिवर्स के बेसिन लाई कर, सो आंसर्स देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जज एम खानविलकर जो है, वो है इस ट्रिब्यूनल, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के हेड। और ये ट्रिब्यूनल जो है 2018 में बनाया गया था बाय एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा गोइंग एंड कंप्लेनिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ये जो कंप्लेन लॉन्च किया गया था, वो इंटर स्टेट्स रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, IRSWD एक्ट के अंडर जो है इन्होंने कंप्लेन फाइल किया। और छत्तीसगढ़ में 5 रिवर्स के बेसिन पाए जाते हैं, महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मणी और नर्मदा। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ इन इंडिया, राइट। तो खबर यह है कि जैतापुर महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के जो में वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कमीशन होने वाला था, बट इवन दो डिसीजन जरूर ले लिया गया है, इनफैक्ट टेक्निकल बिड जो है फाइनलाइज भी हो गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा, बट न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ जो है अभी लिम्बो में रहने के कारण इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो न्यूक्लियर लायबिलिटी की बात करें तो इस टॉपिक पे स्पेसिफिकली आया तो भाई, क्योंकि कौन सी फ्रेंच कंपनी है जो जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट दे दिया जा चुका है टू कंस्ट्रक्ट एंड कंस्ट्रक्ट 6 प्रेशराइज्ड यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स जैतापुर में बनेगा, राइट। तो ये कौन सी फ्रेंच कंपनी है, और ये कंपनी जो है किसके लिए बना रही है, विच विल बी द फ्यूचर ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ दिस प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये फ्रेंच कंपनी तो अब रिसेंटली हुआ है, बट ये प्रोजेक्ट काफी टाइम पहले साइन किया गया था, ये MOU। तो जब ये MOU ओरिजिनली साइन किया गया था 2009 की बात है, तब which was the company that was in charge of constructing the nuclear power plant, और कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले कौन से साल में ये कन्वेंशन किया गया था विद द आइडिया ऑफ फिक्सिंग द मैक्सिमम नेशनल कॉम्पनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर डिजास्टर, राइट। तो ये कौन से साल में हुआ था, और कौन सा लॉ जो है 2010 में अडॉप्ट किया गया इंडिया में, so that there is a speedy mechanism, compensation का mechanism in case of a nuclear accident, right? तो ये कौन सा लॉ अडॉप्ट किया 2010 में इंडिया ने। तो EDF is the company, your electricity of France, it's one of the biggest sort of power companies in France। तो ये इंडिया में 6 रिएक्टर बनाएंगे, और ये बना रहे हैं फॉर द NCPIL, राइट, NPCIL, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, sorry, Nuclear Power Corporation of India Limited, NPCIL, which pretty much owns and runs all the nuclear facilities in India. और NPCIL ने पहले MOU किया था फॉर द जैतापुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, उन्होंने पहले किया था विद अरीबा, 2009 की बात है। और इंडिया ने जो है कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन, CSC कन्वेंशन पे जो है अडॉप्ट ये इन्होंने किया था 1997 में, राइट। 1997 में ये कन्वेंशन हुआ था, राइट। और इस कन्वेंशन ने जो है मैक्सिमम मिनिमम नेशनल कॉम्पनसेशन अमाउंट सेट किया था, बट इंडिया ने 2010 में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, राइट, CL NDA, राइट, द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का इंडिया में अडॉप्ट हुआ, और इसी में कॉम्पनसेशन फिक्स किया गया इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। The second last topic for the day, ASHA project in मध्य प्रदेश। बेसिकली आशा वर्कर्स जो है सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, और ये जो है लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प कर रहे हैं, डिप्रेशन के लिए डील करने के लिए, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए। तो बेसिकली ये इंडिया के, इनफैक्ट उस स्टेट में, मध्य प्रदेश में, ये हेल्थ सिस्टम के फुट सोल्जर्स बनते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में ये चल रहा है बाय आशा वर्कर्स फॉर मेंटल डिस्ट्रेस, राइट। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए MOU साइन किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश विथ विच नॉट प्रॉफिट,
राइट। और इस नॉन प्रॉफिट के फाउंडर कौन है, जो एक्चुअली हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर भी है, राइट। और नेशनल मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट एम्पावर, एंड दिस इज बाय एन एमओयू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश विथ द नॉट फॉर प्रॉफिट संगत। और इस संगत के जो फाउंडर हैं और वो है विक्रम पटेल, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर भी है, राइट। सो एंड एवरी ईयर ऑन 10th of October the day is celebrated as World Mental Health Day. Furthermore, National Health Mental Health Survey, 2000 आखिरी बार काफी टाइम पहले हुआ था, 2015-16 की बात है। बट इस सर्वे के हिसाब से इंडिया में कितने मिलियन लोग हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं, राइट। और ये सर्वे जो है 2015-16 में किस इंस्टीट्यूशन ने कंडक्ट करी थी। तो इस सर्वे के हिसाब से इंडिया में तकरीबन 150 मिलियन मेंटल हेल्थ मेंटल डिस्ट्रेस में लोग हैं, और इनमें से ओनली 30 मिलियन ऑफ देम विल हैव एक्सेस टू एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, राइट। सो बाकियों को नहीं मिलता है कोई हेल्प। और ये जो सर्वे किया गया था, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, निमांस is the institution which conducted this research, right? Next topic, FIR, final topic in fact for the day is that wrestlers का जो protest चल रहा है, बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, काफी prominent इंडिया के मेडल विनर्स इन ओलंपिक्स एंड अदर एशियाड्स, इनका प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी के एमएलए हैं और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है प्रेसिडेंट है, राइट। तो उनके अगेंस्ट ये आरोप लगाए गए हैं, और एफआईआर जो है फाइल फाइनली करी गई, राइट। तो एक्चुअली दो एफआईआर फाइल करी गई है इनके अगेंस्ट। तो पहली एफआईआर हैज टू डू विद द माइनर गर्ल, राइट। सो इट पर्टेन्स टू एलिगेशन बाय अ माइनर विक्टिम, तो ये कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर करी जाएगी। दूसरा जो है ऑब्वियसली इट्स अबाउट outraging the modesty of a girl, right? But exact charges बाद में रखाए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ और पी नरसिम्हा जो जस्टिस है, उनके सामने कौन अपीयर करके ये बात बोला कि भाई हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम जरूर एफआईआर इस विषय में फाइल करेंगे, राइट। तो ये अपीयर करके ये बात किसने कही। और दूसरे एंड पे ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले थे, दूसरे एंड पे पेटिशनर्स जो रेसलर्स है उनको रिप्रेजेंट करने वाले फेमस लॉयर एडवोकेट कौन है, राइट। और रेसलर्स के केस में इनफैक्ट अभी एफआईआर जरूर फाइल करी जा रही है, बट 5 महीने पहले एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी 5 मेंबर्स की, और इस ओवरसाइट कमेटी का हेड किस पर्सन को चुना गया था, राइट, किस पर्सन को बनाया गया था। ऑब्वियसली उसके रिकमेंडेशंस को बिल्कुल नहीं इम्प्लीमेंट किए गए, इनफैक्ट पब्लिक भी नहीं किए, सील्ड एनवेलप में दिया गया और बोला ये सीक्रेट है, ये बताया नहीं जा सकता, राइट। सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम दैट दीस गाइस हैव, द रेसलर्स आई मीन। और फाइनली इन कंप्लेन्स की वजह से, रेसलर्स की कंप्लेन की वजह से जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग है, उन्होंने अपेरेंटली एक एशियन चैंपियनशिप होने वाली थी इंडिया में, उसकी परमिशन वापस ले लिया, होस्टिंग के राइट्स वापस ले लिए इंडिया से, राइट। सो ये इंडिया का नुकसान भी हुआ है, राइट। तो इसके आंसर्स देखेंगे। एफआईआर जो है पॉस्को एक्ट के अंडर पहला एफआईआर फाइल किया जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर करेंगे, और पेटिशनर्स की तरफ से कपिल सिब्बल जी जो है अपीयर होंगे। रेसलर्स के केस में 5 मेंबर ओवरसाइट कमिटी जो बनी है वो मेरी कॉम जी उसको हेड करेंगी। एंड फाइनली यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इज द एपेक्स बॉडी फॉर रेसलिंग इन द वर्ल्ड, और इन्होंने जो है एशिया चैंपियनशिप्स का होस्टिंग राइट इंडिया से छीन लिया, राइट। तो इसी के साथ आज इस हफ्ते के जीके का रिवीजन और इसके डिस्कशन जो है कंप्लीट होता है। जाते जाते एक बात जरूर बताऊंगा, आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज बहुत हाई क्वालिटी की गारंटी के साथ आती है हमारी मॉक्स, उसका पहला मॉक आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दिए गए लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे, साइन अप करेंगे, तो आपको पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हर मॉक में डिटेल सॉल्यूशंस होंगे, अलग अलग सिनारियोस हम बिल्ड करते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली आप अपना परफॉर्मेंस आप एनालाइज कर पाएंगे। और तो और हर टॉपिक पे आपको फ्री टेस्ट्स मिलेंगे, जैसे जीके के भी
का भी कंटेंट आपको मिलेगा वहां पे, और जीके के कंटेंट में टेस्ट के फॉर्म में ये रिवाइज कर सकते हैं आप, बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको एडिशनल रिसर्च लिंक्स भी मिल जाएंगे, राइट? सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, आज ही अपना फ्री मॉक क्लेम कीजिए।